आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। क्या दोस्त बनाना, क्या ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, या ये बस किस्मत की बात है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो दावा करते हैं कि ये बिल्कुल एक हुनर है, और इसका जो पहला नियम है वो शायद सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी। अच्छा। नियम ये कहता है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है उनमें सच्ची दिलचस्पी लेना। हाँ, और ये सिर्फ आप कह सकती हैं अच्छा व्यवहार करने की कोई सलाह नहीं है। नहीं, ये तो मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित है। आज हम यही देखेंगे कि एक सीधा साधा सा नियम कैसे जादूगरों से लेकर राष्ट्रपतियों तक, हाँ, और बड़े बड़े कारोबारियों से लेकर हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में कमाल कर सकता है। जैसा कि इन दस्तावेजों में साफ साफ बताया गया है, ये सारा खेल दिलचस्प बनने और दिलचस्पी लेने के बीच के फर्क का है। ठीक है, तो इस विचार की तह तक चलते हैं, और इसकी शुरुआत एक ऐसे उदाहरण से की गई है जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। दुनिया में दोस्ती निभाने वाले सबसे माहिर जीव से एक कुत्ता। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना भी अजीब है, लेकिन एक कुत्ता ही शायद ऐसा जीव है जिसे जीने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। सही बात है। एक मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, एक गाय को दूध देना पड़ता है, लेकिन एक कुत्ता वो सिर्फ प्यार देकर अपनी जिंदगी गुजारता है। बिल्कुल, और यही इस सिद्धांत का सार है। स्रोत में लेखक अपने बचपन के एक कुत्ते टिप्पी को याद करते हैं। टिप्पी? हाँ, एक प्यारा सा बेमतलब का कुत्ता। टिप्पी ने उन्हें अनजाने में ही एक ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूले। क्या था वो सबक? यही कि आप 2 महीने तक लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने दोस्त आप 2 साल तक लोगों को खुद में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करके भी नहीं बना सकते। वाह! हर शाम जब लेखक घर आते थे तो टिप्पी पागलों की तरह खुशी से उछलता भौंकता, जैसे उनकी वापसी ही दुनिया की सबसे बड़ी घटना हो। और उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए था सिवाय प्यार के। एग्जैक्टली, सिवाय प्यार के। और हम इंसान, हम तो अक्सर इसका ठीक उल्टा करते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि लोग हम में दिलचस्पी लें, हमारी उपलब्धियों पर ध्यान दें, हमारी तारीफ करें। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी की एक बहुत दिलचस्प स्टडी का जिक्र है यहाँ। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्होंने 500 फोन कॉल्स को सुना और पाया कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द था मैं। 500 कॉल्स में 3900 बार मैं, हर तरफ बस यही। ये हमारी फितरत को दिखाता है। इसे मनोवैज्ञानिक स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट? हाँ, हमें लगता है कि हम एक स्टेज पर हैं और सब हमें ही देख रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि हर कोई अपनी अपनी स्पॉटलाइट में खड़ा है और खुद को देखने में व्यस्त है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ग्रुप फोटो है। जब हम कोई ग्रुप फोटो देखते हैं तो सबसे पहले किसे ढूंढते हैं? खुद को। हर बार मैं तो यही करती हूँ। हम सब यही करते हैं, और स्रोत यही कहते हैं कि जब तक हम उस फोटो में सबसे पहले दूसरों को ढूंढना शुरू नहीं करते, तब तक सच्चे और गहरे रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश से दोस्त नहीं बनते। तो ये तो हमारी फितरत हो गई, लेकिन इस मैं की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इन दस्तावेजों के मुताबिक ये कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि नाकामी की शक्ल में। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण दिया गया है। अपनी ताकत और शोहरत के शिखर पर होने के बावजूद अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी पत्नी जोसेफीन से कहा कि इस दुनिया में शायद तुम ही एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और इतिहासकार तो उस पर भी शक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ वियना के मशहूर मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर, उनकी एक बहुत गहरी बात याद आती है। हाँ। उन्होंने कहा था कि जो इंसान अपने आसपास के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। हाँ। और वही दूसरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। ये तो बहुत बहुत भारी बात है। बहुत वजनदार बात है। वो कहते हैं कि दुनिया की सारी नाकामयाबियां ऐसे ही लोगों की वजह से होती हैं। ये सिर्फ निजी रिश्तों की बात नहीं है, इसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। कहानी लिखने की क्लास का किस्सा है, जहां एक बड़ी मैगजीन के एडिटर ने छात्रों से कहा, अच्छा, कि मैं किसी भी कहानी के सिर्फ 2-3 पैराग्राफ पढ़कर बता सकता हूं कि लेखक को लोग पसंद हैं या नहीं। अरे वाह! और उन्होंने आगे कहा, अगर लेखक को लोग पसंद नहीं हैं, तो लोगों को भी उसकी कहानियां पसंद नहीं आएंगी। सीधी सी बात है। सीधी सी बात। ये हर रचनात्मक काम पर लागू होती है। अगर आप लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं, तो आपको लोगों को समझना और उनमें दिलचस्पी लेना ही होगा। ये तो हुई दिलचस्पी न दिखाने की कीमत। लेकिन जब कोई सिद्धांत को सच में अपनाता है, तो उसके नतीजे वो हैरान करने वाले हो सकते हैं।
और यहाँ कुछ कमाल की कहानियां हैं, जैसे उस महान जादूगर की जिसका जिक्र स्रोत में है, हावर्ड थर्स्टन। हाँ, थर्स्टन अपने जमाने के किंग ऑफ मैजिक थे वो। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर लगभग 6 करोड़ टिकटें बेचीं और उस समय के हिसाब से 20 लाख डॉलर की भारी भरकम रकम कमाई थी। लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ हाथ की सफाई तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास 2 रहस्य थे। पहला, अपनी शख्सियत को स्टेज पर रखने की कला। वो एक जबरदस्त शोमैन थे। और दूसरा? दूसरा ज्यादा जरूरी था, वो था अपने दर्शकों में उनकी सच्ची दिलचस्पी। दर्शकों में दिलचस्पी? हाँ, उन्होंने बताया कि हर शो से पहले जब वो पर्दे के पीछे खड़े होते थे तो वो कोई जादू का मंत्र नहीं दोहराते थे। वो बार बार खुद से कहते थे, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि ये मुझे देखने आए हैं। इन्होंने मुझे अपना समय और पैसा दिया है और मैं इन्हें अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दूंगा। कमाल है। वो दोहराते रहते थे, मैं अपने दर्शकों से प्यार करता हूं, मैं अपने दर्शकों से प्यार करता हूं। ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है। ये अपने काम को मैं क्या कर रहा हूं से बदल कर मैं किसके लिए कर रहा हूं पर ले जाने जैसा है। बिल्कुल। जादूगर तो ठीक है, वो तो शोमैन होते हैं, लेकिन क्या ये सिद्धांत राजनीति जैसे ज्यादा गंभीर क्षेत्र में भी काम करता है? और भी ज्यादा। थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण लीजिए। हाँ। उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी और उसका एक बड़ा कारण लोगों से उनका जुड़ाव था। उनके स्टाफ, उनके नौकर तक उनसे प्यार करते थे। उनके एक सेवक थे, जेम्स ई एमोस। उन्होंने अपनी किताब में किस्सा लिखा है। बताइए। एक बार एमोस की पत्नी ने रूजवेल्ट से एक बॉब व्हाइट नाम के पक्षी के बारे में पूछा था। उससे वो पक्षी कभी दिखा नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन रूजवेल्ट ने एमोस के घर फोन किया और जब एमोस की पत्नी फोन पर आई तो रूजवेल्ट ने उनसे कहा कि अगर वो अपनी खिड़की से बाहर देखें तो उनके घर के बाहर एक बॉब व्हाइट बैठा है। एक राष्ट्रपति ने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें जो गहराई है वो अद्भुत है। यही तो बात है। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आप दूसरे इंसान को एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, ना कि सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर। रूजवेल्ट जब भी उनके कॉटेज के पास से गुजरते थे तो दूर से ही उनका नाम लेकर आवाज लगाते थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी जब वो व्हाइट हाउस गए तो उन्होंने वहां के हर पुराने कर्मचारी से मुलाकात की। यहां तक कि किचन में बर्तन साफ करने वाली नौकरानियों तक को उनके नाम से पुकारा। सच में? हाँ, और वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा था, पिछले 2 सालों में यह हमारा एकमात्र खुशी का दिन था और हम में से कोई भी इसे $100 के बिल के लिए नहीं बेचेगा। $100 के बिल से ज्यादा कीमती? सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनका नाम याद रखा और उनमें दिलचस्पी दिखाई। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन ये तो बड़े लोगों की बातें हुई, राष्ट्रपति, जादूगर। हम जैसे आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजनेस में ये कैसे काम करता है? ये वहां भी उतने ही शक्तिशाली तरीके से काम करता है। एडवर्ड एम साइक्स जूनियर नाम के एक सेल्स प्रतिनिधि की कहानी है। अच्छा। वो एक दवा की दुकान पर अपना एक बड़ा ग्राहक लगभग खो चुके थे। दुकान का मालिक उनसे बहुत नाराज था और उसने साफ कह दिया था कि वो उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो साइक्स ने क्या किया फिर? वो दुकान से बाहर चले गए, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने सोचा कि एक कोशिश और की जाए। वो वापस दुकान में गए, लेकिन मालिक के पास जाने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह वहां काम करने वाले सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क को मुस्कुराकर हेलो कहा। दुकान का मालिक, जो उन्हें देख रहा था, अचानक मुस्कुराया और उन्हें अपने पास बुलाया। उसने साइक्स को पहले से दुगना ऑर्डर दे दिया। अरे, ऐसा क्या हो गया? साइक्स हैरान रह गए। तो मालिक ने काउंटर पर काम कर रहे सोडा क्लर्क की तरफ इशारा किया और कहा, उस लड़के ने अभी मुझे बताया कि जब भी तुम दुकान में आते हो तो तुम हमेशा उससे बात करते हो, उसका हालचाल पूछते हो। अच्छा। वो कहता है कि तुम उन चुने चुने सेल्समैन में से हो जो छोटे कर्मचारियों को भी इंसान समझते हैं। मालिक ने कहा, अगर कोई इस बिजनेस का हकदार है तो वो तुम हो। ये कहानी ये बहुत कुछ सिखाती है। एक और कहानी तो और भी दिलचस्प है, जहां एक सेल्समैन ने बेचने की कोशिश ही छोड़ दी। हाँ, सीएम नैपल वाली कहानी। हाँ, वही। वो सालों से एक बड़ी चेन स्टोर कंपनी को ईंधन बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। एक दिन वो उस कंपनी के एक बड़े एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में गए और कहा, सर, मैं आज आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें एक डिबेट में हिस्सा लेना है और उन्हें चेन स्टोर्स के फायदे और नुकसान पर जानकारी चाहिए। ये तो काफी अलग तरीका है। एग्जीक्यूटिव, जो पहले बहुत व्यस्त लग रहा था, वो हैरान रह गया।
उसने कहा ठीक है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, 1 मिनट 1 घंटे 47 मिनट में बदल गया। क्या बात है। उसने नाइफल को अपनी कंपनी के इतिहास से लेकर इंडस्ट्री की हर बारीकी के बारे में बताया। उसने गर्व से बताया कि कैसे चेन स्टोर्स ने समाज की सेवा की है, और जब नाइफल जाने लगे तो उस एग्जीक्यूटिव ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और कहा, वसंत में फिर आइएगा, मैं आपसे ईंधन खरीदना चाहूंगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये एक तरह की चालाकी नहीं है? जरूरी सवाल है। मतलब अगर नेफल को असल में डिबेट के लिए मदद नहीं चाहिए होती तो क्या ये काम करता? लोग दिखावा तो पकड़ ही लेते होंगे। बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत इस पर बिल्कुल साफ हैं। ये दिलचस्पी 100% सच्ची होनी चाहिए। अच्छा। अगर ये सिर्फ एक चाल है, एक तकनीक है, तो ये या तो काम नहीं करेगी या बहुत जल्दी उल्टी पड़ जाएगी। नाइफल की दिलचस्पी सच्ची थी। वो उस इंडस्ट्री के बारे में सच में जानना चाहते थे। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, और अगर ये ईमानदारी से किया जाए तो लोग मदद करना पसंद करते हैं। सही बात है। एक पुरानी रोमन कहावत है, जब दूसरे हम में रुचि रखते हैं तब हम उनमें रुचि रखते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने की शुरुआत है। तो मतलब मुद्दा बड़े कारनामों का नहीं बल्कि सच्ची और छोटी छोटी बातों का है। बिल्कुल। लेखक खुद एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वो लोगों के जन्मदिन याद रखते थे। वो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे, पर किसी से बात करते हुए पूछ लेते थे कि क्या आपको लगता है कि जन्म की तारीख का इंसान के स्वभाव पर असर होता है? अच्छा तरीका है। हाँ, और इस तरह उन्हें जन्मदिन पता चल जाता था। फिर वो उसे अपनी डायरी में लिख लेते और साल दर साल उस दिन उन्हें खत या टेलीग्राम भेजते। और इसका असर जबरदस्त होता था। अक्सर वही अकेले इंसान होते थे जिसे वो जन्मदिन याद रहता था। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो दिखाती हैं कि आप परवाह करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मार्मिक और शक्तिशाली कहानी मार्टिन गिन्सबर्ग की है। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो थैंक्सगिविंग के दिन अस्पताल में भर्ती थे। 10 साल का बच्चा अस्पताल में अकेला, सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। अगले दिन उनकी एक बड़ी सर्जरी होनी थी। उनकी माँ उस दिन उनसे मिलने नहीं आ सकी थी, और वो बुरी तरह डरे हुए थे, अकेले थे और रो रहे थे। उफ। तभी एक युवा स्टूडेंट नर्स ने उन्हें देखा। उसकी शिफ्ट शाम 4 बजे खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो घर नहीं गई। सच में? वो रात 11 बजे तक मार्टिन के साथ रही। वो अपने लिए और मार्टिन के लिए डिनर की 2 ट्रे लेकर आई, जिसमें थैंक्सगिविंग का पूरा खाना था। वाह। उसने मार्टिन के साथ खाना खाया, उसके साथ गेम्स खेले, और तब तक उसकी हिम्मत बंधाती रही जब तक कि वो सो नहीं गया। मार्टिन अपनी यादों में लिखते हैं कि वो सालों बाद भी उस थैंक्सगिविंग को कभी नहीं भूल पाए। जब एक अजनबी की गर्मजोशी और कोमलता ने उनके डर और अकेलेपन को सहने लायक बना दिया था। उस नर्स ने कुछ बेचा नहीं, कुछ हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ एक डरे हुए बच्चे में सच्ची, निस्वार्थ दिलचस्पी दिखाई। और यही इस पूरे सिद्धांत का दिल है। उस एक काम का असर मार्टिन की पूरी जिंदगी पर रहा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस तरह के छोटे सच्चे काम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये दोस्ती जीतने या लोगों को प्रभावित करने से कहीं आगे की बात है। ये इंसानियत के स्तर पर जुड़ने की बात है। तो इन सभी कहानियों और उदाहरणों का निचोड़ एक ही है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक कुत्ते की खुशी से लेकर एक राष्ट्रपति की लोकप्रियता, एक सेल्समैन के करियर और एक अकेले बच्चे की जिंदगी तक हर जगह काम करता है। सही कहा। ये सिर्फ दोस्त बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का भी एक तरीका है। सही कहा। ये अपनी स्पॉटलाइट को खुद से हटाकर दूसरे पर डालने जैसा है। दोस्ती, सम्मान, सफलता, ये सब अक्सर इसी एक मानसिक बदलाव का नतीजा होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों पक्षों को फायदा होता है। जब आप किसी में दिलचस्पी दिखाते हैं तो न सिर्फ उसे अच्छा महसूस होता है, बल्कि आप भी कुछ नया सीखते हैं, दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं और एक गहरा मानवीय संबंध बनाते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि स्रोत हमें बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए अपना ध्यान बाहर की ओर केंद्रित करने को कहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था, जब कोई व्यक्ति सच में अपना ध्यान मैं से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करता है तो उसके भीतर क्या बदलाव आते हैं? दिलचस्प। क्या दोस्त बनाना और सफल होना तो बस साइड इफेक्ट है? क्या असल में ये आत्म केंद्रित दुनिया में खुद को खोजने और एक बेहतर इंसान बनने का एक बिल्कुल अलग, अनकहा रास्ता है?